अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम इस वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे कॉजेज़ ऑफ ग्रेट डिप्रेशन। हमने ग्रेट डिप्रेशन पढ़ा, ग्रेट डिप्रेशन की डेफिनेशन पढ़ी और स्टार्ट कब से हुआ वो, और एक काज पढ़ा था, वही से स्टार्ट करेंगे। और काजेज़ ही ज़्यादातर एग्ज़ाम में आते हैं। कॉजेज़ ऑफ ग्रेट डिप्रेशन। कॉजेज़ ऑफ ग्रेट डिप्रेशन। हमें पता ही है कि ग्रेट डिप्रेशन का मतलब हुआ डिक्लाइन ऑफ इकोनॉमिकल एक्टिविटीज़ फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। हाँ, लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, मोर देन 6 मंथ्स अगर इकोनॉमिकल एक्टिविटीज़ डिक्लाइन हो जाए, एक्यूटली हो जाए, तो हम उसे ग्रेट डिप्रेशन कहते हैं। अब हम देखेंगे काजेज़ में, अगर इकोनॉमिकल डिक्लाइन से ग्रेट डिप्रेशन आया, तो ये इकोनॉमिकल डिक्लाइन जो हम काजेज़ में पढ़ेंगे, इकोनॉमिकल डिक्लाइन, इकोनॉमिकल एक्टिविटीज़ डिक्लाइन अगर हुई तो ये कैसे हुई। काजेज़ में हमें यही पढ़ना है कि अगर इकोनॉमिकल एक्टिविटीज़ डिक्लाइन हुई जिसकी वजह से ग्रेट डिप्रेशन आया, तो ये इकोनॉमिकल एक्टिविटीज़ अगर डिक्लाइन हुए तो ये कैसे हुए। हाँ, काजेज़ में हमें यही पढ़ना है। अगर ग्रेट डिप्रेशन आया ड्यू टू द डिक्लाइन ऑफ इकोनॉमिकल एक्टिविटीज़, हम अब देखेंगे काजेज़ में कि ये इकोनॉमिकल एक्टिविटीज़ डिक्लाइन हुई जिसकी वजह से ग्रेट डिप्रेशन आया। हम अब ये देखेंगे कि इकोनॉमिकल एक्टिविटीज़ डिक्लाइन कैसे हुई, इनका वजह क्या था कि ये डिक्लाइन हो गई इकोनॉमिकल एक्टिविटीज़ जिसकी वजह से ग्रेट डिप्रेशन आया। हाँ, सबसे पहली बात, ये जो काजेज़ हैं ये ग्रेजुअली डेवलप हुए। जो ग्रेट डिप्रेशन की काजेज़ हैं ये ग्रेजुअली डेवलप हुए, ग्रेजुअली धीरे धीरे से डेवलप हुए। ये धीरे धीरे से डेवलप हुए फ्रॉम 1914, मतलब वर्ल्ड वार फर्स्ट से ही ये स्टार्ट हो गए, अप टू कब तक रहे 1929 तक, जब एक्चुअल डिप्रेशन आया। हाँ, 1940 से लेकर 1929 तक ये काजेज़ डेवलप हुए। जो हम पढ़ने वाले हैं ये काजेज़ ये डेवलप हुए फ्रॉम 1940 से लेकर 1929 तक, जब एक्चुअली डिप्रेशन आया। हाँ, सबसे पहला काज ये ग्रेजुअली डेवलप हुए, और सबसे पहला काज क्या था डिक्लाइन ऑफ द इकोनॉमिकल एक्टिविटीज़। पहला काज है जनरेशन ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। पहला काज जो है ग्रेट डिप्रेशन का, वो है जनरेशन ऑफ द अनएम्प्लॉयमेंट। अनएम्प्लॉयमेंट जब ज़्यादा बढ़ गई तो उसकी वजह से ग्रेट डिप्रेशन आया। और जब अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ता है तो लोगों का परचेजिंग पावर ख़त्म हो जाता है, लोगों का परचेजिंग पावर लॉस्ट हो जाता है। जब अनएम्प्लॉयड हो जाते हैं लोग तो लोगों का परचेजिंग पावर लॉस्ट हो जाता है। ये पहला काज रेस्पॉन्सिबल है ग्रेट डिप्रेशन का। मगर हमें अब ये देखना है कि अगर अनएम्प्लॉयमेंट जनरेट हुई फ्रॉम वर्ल्ड वार फर्स्ट टू अप टू 1929, ये कैसे जनरेट हुई। हाँ, ये कैसे जनरेट हुई। सबसे पहला काज है अनएम्प्लॉयमेंट कैसे जनरेट हुई। सबसे पहला काज है वर्ल्ड वार फर्स्ट। हाँ, वर्ल्ड वार फर्स्ट में क्या हुआ, मोस्ट पीपल लॉस्ट देयर जॉब्स। वर्ल्ड वार फर्स्ट में यूरोप मोस्ट पर्टिकुलरली एंगेज हुआ वार में, और जितने भी यूरोप में इंडस्ट्रीज़ थी, एग्रीकल्चरल इंडस्ट्रीज़ थी और बाकी इंडस्ट्रीज़ थी, उन्होंने काम करना बंद किया क्योंकि वार ने डिसरप्शन क्रिएट की। तो
इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ और एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ स्टॉप हो गई। इनके स्टॉप होने की वजह से इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ और एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ स्टॉप हो गई। इनके स्टॉप होने की वजह से क्या हुआ, जितने लोग इनमें काम कर रहे थे दे लॉस्ट देयर जॉब्स। हाँ, ड्यूरिंग द वर्ल्ड वार फर्स्ट में, हाँ, जब वर्ल्ड एंगेज था विद द वार, हाँ, जब यूरोप एंगेज था आपस में वार में, तो उस दौरान इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ और एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ स्टॉप हो गई और जितने भी लोग वहाँ काम कर रहे थे वो अनएम्प्लॉयड हुए। हाँ, वो अनएम्प्लॉयड हुए। इस तरीके से जनरेशन ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट स्टार्ट हुआ। हाँ, जब लोग अनएम्प्लॉय होते हैं उनका परचेजिंग पावर लास्ट हो जाता है। हाँ, जनरेशन ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट है कॉज फॉर द ग्रेट डिप्रेशन। लेकिन ये अनएम्प्लॉयमेंट कैसे हुई, ये कैसे जनरेट हुई? ड्यू टू द वर्ल्ड वार फर्स्ट। पहला चीज़ है ये वर्ल्ड वार फर्स्ट की वजह से अनएम्प्लॉयमेंट जनरेट हुआ। हाँ, दूसरा काज ये कैसे जनरेट हुई, दूसरा काज है वर्ल्ड वार फर्स्ट में 9 मिलियन पीपल डाइड हुए। 9 मिलियन पीपल डाइड हुए। 20 मिलियन पीपल जो थे वो इंजर्ड हुए। ये डाइड हुए, ये इंजर्ड हुए। हाँ, ये इंजर्ड हुए। 29 मिलियन पीपल, 9 मिलियन जिनमें डाइड हुए, 20 मिलियन इसमें इंजर्ड हो गए। और इनकी फैमिलीज़ जो थी वर्ल्ड वार फर्स्ट में ये इंजर्ड हुए और डाई हुए। हाँ, और इनकी फैमिलीज़ जो थी आफ्टर द वर्ल्ड वार, इनकी फैमिलीज़ जो थी ये अर्निंग हैंड्स थे अपनी फैमिली के। हाँ, ये अपने फैमिली के अर्निंग हैंड्स थे, ये कमाते थे। लेकिन जब ये मर गए, इंजर्ड हो गए, तो इनकी फैमिली में इनकम का सोर्स कुछ नहीं रहा। हाँ, इनकम का सोर्स कुछ नहीं रहा, इनकम का सोर्स कुछ नहीं रहा। नो इनकम सोर्स। 29 फैमिलीज़ का इनकम का सोर्स कुछ भी नहीं रहा और इसकी वजह से 29 फैमिलीज़ क्या हो गए, अनएम्प्लॉयड हो गए। हाँ, क्योंकि इनके घरों में कोई कमाने वाला नहीं था। हाँ, और 29 मिलियन फैमिलीज़ जब अनएम्प्लॉयड हुए तो उन फैमिलीज़ के पास भी परचेजिंग पावर नहीं था। ये सेकंड काज है रेस्पॉन्सिबल जिससे कि अनएम्प्लॉयमेंट जनरेट हुई। हाँ, तीसरा काज कैसे हुई अनएम्प्लॉयमेंट जनरेट? तीसरा काज है इंट्रोडक्शन ऑफ मॉडर्न मशीनरी, इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू मशीनरी, न्यू टेक्नोलॉजी, न्यू मशीनरी इन इंडस्ट्रीज। जब 9 मिलियन और 29 मिलियन पीपल डाइड और इंजर्ड हो गए, ये सब वर्किंग क्लास थे, ये सब लेबर क्लास थे। लेकिन जब ये वर्ल्ड वार फर्स्ट में डाई हो गए तो इंडस्ट्रीज़ में क्या हुआ, लेबर क्राइसिस क्रिएट हुए। हाँ, लेबर क्राइसिस क्रिएट हुए। लेबर ही नहीं मिल रहे थे अब इंडस्ट्रियलिस्ट्स को। तो उन्होंने क्या किया, ये लेबर की कमी को, इस कमी को पूरा करने के लिए उन्होंने न्यू टेक्नोलॉजीज डेवलप की और उन्हीं से अपनी प्रोडक्शन निकालनी शुरू की। जब ये न्यू टेक्नोलॉजीज इंडस्ट्रीज़ में आए तो इन्होंने भी जनरेट अनएम्प्लॉयमेंट किया। किस तरह किया? जब जो लोग ज़िंदा थे, जो वर्किंग पीपल ज़िंदा थे, उनके लिए अब काम मिलना मुश्किल हो गया। क्योंकि इंडस्ट्रीज़ में उनके लिए काम मिलना मुश्किल हो गया क्योंकि इंडस्ट्रियलिस्ट्स ने मशीनों का इस्तेमाल किया अब प्रोडक्शन निकालने के लिए। हाँ, ये तीसरा काज बना रेस्पॉन्सिबल किसके लिए, अनएम्प्लॉयमेंट के लिए। हाँ, ये तीन काजेस हुए। एक हुआ वर्ल्ड वार फर्स्ट में इंडस्ट्रीज और एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज स्टॉप हुए जिससे जनरेट हुआ अनएम्प्लॉयमेंट। 29 फैमिलीज अनएम्प्लॉयड हुए जब उनकी अर्निंग हैंड्स डाई और इंजर्ड हो गए। और इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी जब इंडस्ट्रियलिस्ट्स ने लाई अपनी इंडस्ट्रीज में, क्योंकि लेबर क्राइसिस था, उसकी वजह से भी अनएम्प्लॉयमेंट जनरेट हो गया। हाँ, चौथा काज जो रेस्पॉन्सिबल है अनएम्प्लॉयमेंट का है वो गवर्नमेंट जिम्मेदार थी। गवर्नमेंट किस तरह जिम्मेदार थी? ड्यूरिंग वर्ल्ड वार फर्स्ट सारे यूरोप ने अब वार में पार्टिसिपेट करने के लिए, सारे यूरोपियन कंट्रीज़ ने वार में पार्टिसिपेट करने के लिए लोन्स लिए अमेरिका से। हाँ, वॉल स्ट्रीट से लोन्स लिए।
वॉल स्ट्रीट से इन्होंने लोन्स लिए, लेकिन जब वार एंड हुआ तो इनको ये लोन्स रिपे करने पड़े। हाँ, रिपे करने पड़े, गवर्नमेंट्स को ये लोन्स रिपे करने पड़े। हाँ, रिपेइंग करना पड़ा, रिपे करने पड़े, और जिसकी वजह से ये गवर्नमेंट्स कैन नॉट इन्वेस्ट, इन्होंने इन्वेस्ट नहीं किया, क्योंकि इनको लोन्स रिपे करने थे अमेरिका के वॉल स्ट्रीट को। इस उसकी वजह से ये कंट्रीज इन्होंने इन्वेस्ट नहीं किया किसमें, इन इकोनॉमिक प्रोडक्शन ऑफ देयर ओन कंट्री, इन इकोनॉमिक प्रोडक्शन ऑफ देयर ओन कंट्री। इन्होंने अपनी इकोनॉमी को अच्छा करने के लिए और एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने के लिए, जनरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट के लिए इन्होंने इन्वेस्ट मनी नहीं किया, क्योंकि इनके पास पैसे ही नहीं थे। इनके पास जितने पैसे थे वो इनको रिपे करने थे एज ए वॉर एक्सपेंडिचर। हाँ, एज ए वॉर एक्सपेंडिचर इनको करने पड़ते थे वो यूएस को, जिसकी वजह से दे वर अनएबल टू इन्वेस्ट इन इकोनॉमिक प्रोडक्शन। इंडस्ट्रीज, गवर्नमेंट इंडस्ट्रीज में ये इन्वेस्ट नहीं कर पा रहे थे, ना ही गवर्नमेंट जॉब्स निकाल पा रहे थे, क्योंकि गवर्नमेंट्स के पास पैसा ही नहीं था, ये इन्वेस्ट ही नहीं कर पाए ताकि ये अपनी कंट्रीज में इकोनॉमिकल प्रोडक्शन स्टार्ट करे। हाँ, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन स्टार्ट करे, एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन स्टार्ट करे, या एम्प्लॉयमेंट जनरेट करे। हाँ, जब इन्होंने इन्वेस्ट ही नहीं किया कंट्रीज ने, तो इसकी वजह से भी क्या हुआ, जनरेट हुआ अनएम्प्लॉयमेंट, क्योंकि इनको पैसे कहाँ पर कहाँ क्या क्या उन ये पैसों को रिपे कर रहे थे एज ए वॉर एक्सपेंडिचर, लोन्स को रिपे कर रहे थे जो उन्होंने वॉर टाइम में लिए थे यूएस से। हाँ, इससे भी जनरेट हुआ अनएम्प्लॉयमेंट। हाँ, जब जनरेट होता है अनएम्प्लॉयमेंट तो लोगों का परचेजिंग पावर लॉस्ट हो जाता है। ये पहला काज है रेस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रेट डिप्रेशन, क्या है वो है जनरेशन ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। और ये जनरेशन ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट की ये 4 काजेज हैं, ये किस तरह अनएम्प्लॉयड लोग कैसे हुए। हाँ, इन 4 काजों की वजह से लोग अनएम्प्लॉयड हो गए। हाँ, और अनएम्प्लॉयमेंट जब जनरेट हुई तो ये बना काज फॉर द ग्रेट डिप्रेशन। सेकंड काज ऑफ द ग्रेट डिप्रेशन, सेकंड काज ऑफ द ग्रेट डिप्रेशन क्या है, वो है डिक्लाइन ऑफ इंडस्ट्रीज, डिक्लाइन ऑफ इंडस्ट्रीज प्लस एग्रीकल्चर प्लस ट्रेड, प्लस ट्रेड। ड्यूरिंग वर्ल्ड वार फर्स्ट, ये तीनों के तीनों एक्टिविटीज़ ड्यूरिंग वर्ल्ड वार के दौरान ये तीनों एक्टिविटीज़ स्टॉप ही हुई थी। हाँ, जब वार एंड हुआ तो इन्होंने रिज्यूम किया, इन्होंने एक्टिविटीज़, इंडस्ट्रीज़ ने अपनी एक्टिविटीज़ शुरू की, रिज्यूम की। हाँ, रिज्यूम की अपनी एक्टिविटीज़, प्रोडक्शन रिज्यूम की। हाँ, ट्रेड रिज्यूम करने लगा, इन्होंने स्टार्ट किया, लोन्स इन्होंने लिए, इंडस्ट्रियलिस्ट्स ने लोन्स लिए, एग्रीकल्चरलिस्ट्स ने लोन्स लिए, और ट्रेड स्टार्ट किया, प्रोडक्शन स्टार्ट की। हाँ, लेकिन इन्होंने प्रोडक्शन किस तरह स्टार्ट की, इन्होंने ओवर प्रोडक्शन की। हाँ, ज़्यादा प्रोडक्शन की। क्योंकि ज़्यादा प्रोडक्शन, क्योंकि 4 साल जो वर्ल्ड वार फर्स्ट रहा उसमें बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ इंडस्ट्रियलिस्ट्स और एग्रीकल्चरलिस्ट्स को। वो नुकसान पूरा करने के लिए इन्होंने ओवर प्रोडक्शन की। ओवर प्रोडक्शन से क्या हुआ, ज़्यादा से ज़्यादा फ्लड्स हुए मार्केट में इनकी गुड्स की। हाँ, फ्लड्स ऑफ गुड्स मार्केट में आए, क्योंकि इन्होंने ज़्यादा प्रोडक्शन स्टार्ट की। फ्लड्स ऑफ द गुड्स आए मार्केट में। लेकिन जब ये गुड्स मार्केट में गए, मार्केट में क्या था, मार्केट में लोगों ने परचेजिंग पावर ही नहीं था लोगों के पास। हाँ, लोगों ने परचेजिंग पावर लॉस्ट किया था, क्योंकि वो अनएम्प्लॉयड थे। हाँ, लोगों ने परचेजिंग पावर लॉस्ट किया था, तो जो ये गुड्स, बहुत सारे गुड्स इन्होंने प्रोड्यूस किए आफ्टर वर्ल्ड वार। हाँ, वार के एंड होने के बाद। हाँ, तो जब लोगों के पास परचेजिंग पावर ही नहीं था तो ये गुड्स अनसोल्डेड रहे। हाँ, ये गुड्स अनसोल्डेड रहे। क्यों रहे अनसोल्डेड, क्योंकि लोगों के पास परचेजिंग पावर ही नहीं था। ये फ्लड ही, ये स्टॉक हो गए मार्केट में। हाँ, ये पड़ गए मार्केट में, ऐसे अनसोल्डेड पड़ गए। हाँ, और इसकी वजह से क्या हुआ, इन इंडस्ट्रियलिस्ट्स ने क्या किया, स्टॉप की प्रोडक्शन। हाँ, जब इन्होंने स्टॉप प्रोडक्शन की तो क्या रिजल्ट क्या हुआ, उसकी वजह से रिजल्ट क्या हुआ, डिक्लाइन हुआ इंडस्ट्रीज का और एग्रीकल्चर का।
का। जब इंडस्ट्रीज़ और एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन में डिक्लाइन हुआ तो नेचुरली डिक्लाइन हुआ ट्रेड में भी। हाँ, जब मार्केट में वैल्यू ही नहीं है गुड्स का, ना इंडस्ट्रियल गुड्स का ना एग्रीकल्चरल गुड्स का, तो ट्रेड भी इटसेल्फ डिक्लाइन हो गया। हाँ, इस तरीके से डिक्लाइन हुआ इंडस्ट्रीज, एग्रीकल्चर भी और ट्रेड भी। हाँ, ये तीनों इकोनॉमिकल एक्टिविटीज़ डिक्लाइन हो गई। क्यों हो गई? क्योंकि लोगों के पास परचेजिंग पावर ही नहीं था। हाँ, गुड्स रिमेन्स अनसोल्डेड। हाँ, जो जितने भी इन्होंने गुड्स प्रोड्यूस किए एग्रीकल्चरल और इंडस्ट्रियल, वो अनसोल्डेड रहे मार्केट में, और इसकी वजह से इन इंडस्ट्रियलिस्ट्स और एग्रीकल्चरलिस्ट्स ने स्टॉप की प्रोडक्शन, जिसकी वजह से क्या हुआ? डिक्लाइन इन द इंडस्ट्रीज और एग्रीकल्चर में भी डिक्लाइन आया, और इटसेल्फ फिर किस में आया डिक्लाइन? ट्रेड में। हाँ, जब स्टॉप ही हुई प्रोडक्शन तो ट्रेड किस में होगा? हाँ, अब स्टॉप ही हुआ प्रोडक्शन, ट्रेड भी डिक्लाइन इटसेल्फ हुआ। गो ये हुआ दूसरा काज रेस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रेट डिप्रेशन। हाँ, डिक्लाइन इन इंडस्ट्रीज एंड एग्रीकल्चर एंड ट्रेड, ये भी बना काज फॉर द ग्रेट डिप्रेशन। हाँ, ये दो काजेज हुए। तीसरा काज बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये, और एग्ज़ाम में आता है। तीसरा काज जो है रेस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रेट डिप्रेशन, तीसरा काज वो है यूएसए's विड्रॉवल ऑफ लोन्स। विड्रॉवल ऑफ लोन्स, यूएसए's विड्रॉवल ऑफ लोन्स। यूएसए ने विड्रॉ किया लोन्स देना, दैट इज वॉल स्ट्रीट ने विड्रॉ किया लोन्स देना। वॉल स्ट्रीट अमेरिका में ही था, इसने विड्रॉ किए लोन्स देना। क्यों किए विड्रॉ? पहले ये देता था, ड्यूरिंग वॉर टाइम भी दिया इसने, और आफ्टर वॉर भी लोन्स दे रहा था। लेकिन जब इसने देखा कि इकोनॉमिक डिक्लाइन शुरू हुआ है, हाँ, इकोनॉमिक डिक्लाइन शुरू हुआ है, लोगों के पास परचेजिंग पावर ही नहीं है, तो इन्होंने स्टॉप किया लोन्स देना। कि इंडस्ट्रियलिस्ट्स को, गवर्नमेंट्स को, एग्रीकल्चरलिस्ट्स को इन्होंने स्टॉप किया लोन्स देना, क्योंकि इकोनॉमिक डिक्लाइन चल रहा था मार्केट में, पर अनसोल्डेड प्रोडक्ट्स रहे, प्रोडक्ट्स जो निकलते थे इंडस्ट्रीज और एग्रीकल्चर में, जैसे हमने अभी देखा, वो अनसोल्ड रहे, और जिसकी वजह से जिनको ये लोन्स दे रहे थे वो रिपे ही नहीं कर पा रहे थे। हाँ, वो रिपे ही नहीं कर पा रहे थे, जिसकी वजह से नुकसान हो रहा था वॉल स्ट्रीट का। और ज़्यादा नुकसान से बचने के लिए इन्होंने विड्रॉ किए लोन्स, स्टॉप किए लोन्स देने। हाँ जी, इन्होंने स्टॉप किए लोन्स देने। इससे क्या हुआ? फ्लो ऑफ मनी, सर्कुलेशन ऑफ करेंसी। हाँ, सर्कुलेशन ऑफ करेंसी स्टॉप हुआ, सर्कुलेशन ऑफ करेंसी स्टॉप हुआ, सर्कुलेशन ऑफ करेंसी स्टॉप हुआ। जब सर्कुलेशन ऑफ द करेंसी स्टॉप होता है तो नेचुरली इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ भी डिक्लाइन पे चली जाती हैं, इकोनॉमिकल एक्टिविटीज़ भी डिक्लाइन होनी शुरू हो गई और इंटेंसिफाई हो गई। पहले शुरू हो रही थी बिकॉज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट और बिकॉज ऑफ डिक्लाइन ऑफ इंडस्ट्रीज, एग्रीकल्चर एंड ट्रेड, उससे तो डिक्लाइन हो रही थी। लेकिन जब यूएस ने लोन्स देना बंद किया, करेंसी सर्कुलेशन स्टॉप हो गई, उसकी वजह से इकोनॉमिकल डिक्लाइन जो था, इकोनॉमिकल एक्टिविटीज़ का डिक्लाइन जो था, वो फर्दर इंटेंसिफाई हुआ। हाँ, ज़्यादा हुआ, एक्यूट हुआ, फर्दर इंटेंसिफाई हुआ, क्योंकि इकोनॉमिकल एक्टिविटीज़ तभी हम कंटिन्यू कर सकते हैं जब हमारे पास मनी है। जब यूएस ने लोन्स देना बंद किया तो मनी ही नहीं रहा मार्केट में। जब मनी ही नहीं रहा मार्केट में, उसकी वजह से रिजल्ट क्या हुआ? इकोनॉमिकल एक्टिविटीज़ डिक्लाइन हुए। डिक्लाइन क्या हुए? फर्दर इंटेंसिफाई हुए। डिक्लाइन तो ये पहले से हो ही रहे थे, लेकिन अब ये इंटेंसिफाई हुए। ये भी बना काज फॉर द इकोनॉमिक ग्रेट डिप्रेशन। हाँ, समझ आया? ये भी बना काज इकोनॉमिक ग्रेट डिप्रेशन का, क्योंकि मनी ही नहीं रहा, इकोनॉमिकल एक्टिविटीज़ डिक्लाइन हुए, फर्दर इंटेंसिफाई हुए। हाँ, ये हुआ तीसरा काज। चौथा काज, इंडिविजुअल इंडस्ट्रियलिस्ट्स जो थे, जो बड़े अमीर इंडस्ट्रियलिस्ट्स थे, उन्होंने अपना मनी डिपॉजिट किया था कहाँ?
वॉल स्ट्रीट और बाकी बैंक्स में भी, हाँ, वॉल स्ट्रीट और बाकी बैंक्स में भी। जब उन्होंने वॉल स्ट्रीट और बाकी बैंक्स में उन्होंने अपना मनी डिपॉजिट किया था, हाँ, एज ए सेविंग्स डिपॉजिट किए थे वहाँ, लेकिन जब इन्होंने देखा कि वर्ल्ड इकोनॉमी जो है डिक्लाइन पे चली जा रही है, जब इन्होंने भी देखा कि इकोनॉमिक डिक्लाइन आ रहा है, हाँ, इकोनॉमिक डिक्लाइन आ रहा है, तो इनको डर लगा कि हमारा पैसा जो हमने डिपॉजिट किया है वॉल स्ट्रीट में और बाकी बैंक्स में वो डूब जाएगा, क्योंकि ना वॉल स्ट्रीट और ना ही बाकी बैंक्स रिकवर लोन्स कर पा रहे हैं। ये रिकवर ही लोन्स जो ये इन्होंने दिए हैं ये उनको रिकवर ही नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि इकोनॉमिक डिक्लाइन की वजह से ये बैंक्स वॉल स्ट्रीट के साथ ये लोन्स रिकवर ही नहीं कर पा रहे हैं। और जो इन्होंने पैसे इन बैंक्स और वॉल स्ट्रीट में रखे थे, इन्होंने क्या किया, इनको डर था कि अगर हमारे पैसे डूब जाएंगे इस तरह, क्योंकि ये बैंक्स और वॉल स्ट्रीट अपने लोन्स जो इन्होंने दिए थे ये रिकवर ही नहीं कर पा रहा है बिकॉज ऑफ इकोनॉमिकल डिक्लाइन। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने अपनी डिपॉजिट्स विड्रॉ कराई, बैंक से, और इनको कंसंट्रेट किया घरों में, हाँ, इनको कंसंट्रेट अपने पास रखा घरों में सेव, हाँ। इससे भी क्या हुआ, स्टॉप हुआ सर्कुलेशन ऑफ मनी, हाँ, इससे भी सर्कुलेशन ऑफ द मनी स्टॉप हुआ, हाँ, स्टॉप सर्कुलेशन ऑफ करेंसी, इससे भी स्टॉप ऑफ सर्कुलेशन ऑफ द करेंसी हुआ। जब सर्कुलेशन ऑफ द करेंसी स्टॉप हो जाए तो इसकी वजह से भी इकोनॉमिकल एक्टिविटीज़ जो थी वो फर्दर इंटेंसिफाई हुई। डिक्लाइन ऑफ इकोनॉमिकल एक्टिविटीज़ जो थी फर्दर इंटेंसिफाई हुआ, हाँ, वो फर्दर इंटेंसिफाई हुआ, हाँ। कैसे, क्योंकि इन्होंने अपने डिपॉजिट्स निकाले, घर पे रखे, करेंसी सर्कुलेशन स्टॉप हुआ। जब करेंसी सर्कुलेशन स्टॉप हुआ, इकोनॉमिक डिक्लाइन फिर से फर्दर इंटेंसिफाई हुआ, क्योंकि इकोनॉमिकल एक्टिविटीज़ को कंटिन्यू रखने के लिए हमें मनी की ज़रूरत होती है। जब मनी ही आना स्टॉप हो जाएगा तो डिक्लाइन हो जाएगा इकोनॉमिकल एक्टिविटीज़ में। हमें पता ही है ऑलरेडी इकोनॉमिकल एक्टिविटीज़ डिक्लाइन हो रही थी, और इन दो काजों ने जिन्होंने मनी को स्टॉप किया सर्कुलेशन से, इन दो काजों ने इन्होंने इकोनॉमिकल एक्टिविटीज़ का डिक्लाइन को इंटेंसिफाई किया, बहुत ज़्यादा एक्यूट किया, हाँ, एक्यूट कर दिया इकोनॉमिकल एक्टिविटीज़ को। ये था चौथा काज रेस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रेट डिप्रेशन, हाँ। इमीडिएट काज, पांचवा काज जो ग्रेट डिप्रेशन का था वो था क्रैश ऑफ वॉल स्ट्रीट, हाँ, इमीडिएट काज हम इसे कहते हैं, हाँ। इमीडिएटली जब इसका इम्पैक्ट शुरू हुआ, अब ग्रेट डिप्रेशन का जब इम्पैक्ट शुरू हुआ, वो कैसे हुआ, जब वॉल स्ट्रीट क्रैश ऑफ वॉल स्ट्रीट से हुआ, हाँ, वॉल स्ट्रीट से हुआ। ये अब कैसे क्रैश हुआ, कैसे क्रैश हुआ, पहले हमें पता है 24 अक्टूबर को ये क्रैश हुआ, हाँ, क्रैश हुआ 1929 में क्रैश हुआ। ये क्रैश कैसे हुआ, ये बैंकरप्ट कैसे हुआ, हाँ, बैंकरप्ट कैसे हुआ, जब इसने रिकवर जो लोन्स थे ये रिकवर नहीं कर पाया अपने लोन्स, हाँ, ये लोन्स रिकवर नहीं कर पाया, नॉट रिकवर्ड द लोन्स, हाँ। जब इसने अपने लोन्स दिए थे, जब इसने वो रिकवर ही नहीं कर पाया तो खजाना इनका वॉल स्ट्रीट का खजाना खाली होने लगा, हाँ, क्योंकि जितने इसने पैसे लोन पे दिए थे वो ये रिकवर ही नहीं कर पा रहा था और इसका खजाना धीरे धीरे खाली हो गया। और दूसरा काज क्या बना इसका बैंकरप्ट होने का, जो विड्रॉवल किए अभी हमने देखा इंडिविजुअल इंडस्ट्रियलिस्ट्स ने, उन्होंने जितना कुछ पैसा इसमें अब था वो इंडस्ट्रियलिस्ट्स ने विड्रॉ किया, अपना डिपॉजिट जो इन्होंने रखा था, हाँ, अपना डिपॉजिट रखा था इन्होंने इससे विड्रॉवल किया, और रिजल्ट क्या हुआ, ये बैंकरप्ट हुआ, ये कंगाल हो गया, हाँ। और कंगाल हुआ, जब ये कंगाल हुआ, ये हुआ 24 अक्टूबर, इस डेट पे ये धीरे धीरे कंगाल हुआ, लेकिन जब 24 अक्टूबर हुआ एक भी डॉलर नहीं था वॉल स्ट्रीट में, हाँ, ये पूरी तरीके से कंगाल हो गया था, हाँ। और इस 24 अक्टूबर को ये कंगाल हुआ, उस दिन ट्यूसडे थी, और इस ट्यूसडे को हिस्टोरियंस कहते हैं ब्लैक ट्यूसडे, हाँ, ब्लैक ट्यूसडे। जब ये कंगाल हुआ तो इसकी वजह से इम्पैक्ट हुआ सारे वर्ल्ड पे, हाँ, इट इम्पैक्ट अक्रॉस द वर्ल्ड, हाँ,
क्योंकि ये लोन्स दे रहा था, ये बैकबोन था वर्ल्ड की इकोनॉमी का। अक्रॉस द वर्ल्ड इसका इम्पैक्ट हुआ, हाँ, अक्रॉस द वर्ल्ड इसका इम्पैक्ट हुआ। सारी दुनिया में इकोनॉमिकल डिक्लाइन शुरू हो गया, हाँ, जो कब तक रहा, 1935 तक, हाँ, 1935 तक रहा। और कुछ एस्टिमेट्स हमें बता रहे हैं, कुछ एस्टिमेट्स इकोनॉमिकल डिक्लाइन कितना हुआ, कुछ स्टेटिस्टिक्स हमें अवेलेबल हैं। क्या हिस्टोरियंस कह रहे हैं कि फ्रॉम 1929 से लेकर 1933 तक 4,000 बैंक्स क्लोज हो गए, उनके पास पैसे ही नहीं थे। और फ्रॉम 1929 से लेकर 1932 तक 1,10,000 कंपनीज कोलैप्स हो गई। जितने भी कंपनीज से 1,10,000 कंपनी कोलैप्स हो गए। 1,10,000 कंपनीज कोलैप्स हो गए, क्योंकि इकोनॉमिकल जब ये वॉल स्ट्रीट क्रैश हो गया। हम कुछ ये स्टैटिस्टिक्स अवेलेबल है हमारे पास, 4,000 बैंक्स क्लोज हो गए और 1,10,000 कंपनीज क्लोज हो गए, कोलैप्स हो गए, वो बंद हो गए। हाँ, इस तरीके से इसका इम्पैक्ट सारे वर्ल्ड पे पड़ा। हाँ, हमने अब ये देखा इस टॉपिक में ग्रेट डिप्रेशन की काजेस, 4 काजेस, हमने 5 काजेस पढ़े। हाँ, यही एग्ज़ाम में ज़्यादातर आते हैं, यही काजेज़ ऑफ द ग्रेट डिप्रेशन, वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। लास्टली इस वीडियो को शेयर करो, सब्सक्राइब करो, लाइक करो और कमेंट करो। अगर प्रॉब्लम है तो कमेंट करो, कोशिश करेंगे आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की। बाकी वस्सलाम।